बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की सियासत के अंदर देयर इज़ नेवर अ डल मोमेंट। आजकल बल्कि पिछले चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर एक स्टोरी जो कि सरफेस हुई और इस वक्त वो ट्रेंड कर रही है, मौजूद है। वो क्या है कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने एक ऐसा कानून पास किया है और दस्तावेज़ात के मुताबिक इसमें यह कहा गया है कि जी इसमें जो अरकान सूबाई असम्बली हैं उनके इख्तियारात, उनके इस्तेहकाक और मराद के हवाले से चंद तरामीम की गई हैं। उसके अंदर जो प्रिविलेजेस उनको हासिल थी, इन एडिशन टू दैट कुछ चीज़ें और भी प्रपोज की गई हैं। मीडिया रिपोर्टिंग के हवाले से बात की गई है, दीगर और बहुत सी अहम शिकों को, अहम मामलात को इसके अंदर उठाया गया है। अगर देखा जाए तो मुकम्मल मुसव्वदा है। और ये भी कि बहुत से अफसरान जब मीटिंग्स में बुलाया जाता है या असम्बली बुलाती है या स्टैंडिंग कमेटीज़ बुलाती है तो वो नहीं आते, उनको भी बाउंड किया गया है मुसव्वदे के मुताबिक। लेकिन क्लेम ये किया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने इस बिल को पास कर लिया है और ये कानून बन चुका है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के जो सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं वो इसको डिनाई कर रहे हैं। इन बिल्स के अंदर, इस दस्तावेज़ के अंदर जो गज़ेट के दस्तावेज़ात सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक तो जो अरकान सूबाई असम्बली हैं उनकी फैमिलीज़ को भी ऑफिशियल या ब्लू पासपोर्ट देने की बात की गई है, सब्जेक्ट टू जो फेडरल गवर्नमेंट के या फेडरल जो लॉज हैं उनके। क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं है, इसके हवाले से इस वक्त एक पूरा इबहम है जो मौजूद है। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं उनका यह मौक़िफ़ है कि सिरे से ऐसा कोई बिल पास ही नहीं हुआ, पास होना तो दूर की बात, पेश ही नहीं हुआ। जबकि जो वहाँ के मुतअद्दिद सहाफ़ी हैं वो ये कहते हैं जी कि ये पेश हो चुका है। क्या कह रहे हैं शफी जान साहब, जरा सुन लीजिए। कोई ऐसा बिल पास नहीं हुआ। ये पता नहीं कौन इस किस्म के बातों को सर्कुलेट कर रहा है। हमने अभी तक एक प्रिविलेज ऐड नहीं किया, अलबत्ता माइनस जरूर हुआ है। इस पे सब बात कर रहे हैं, किसी को सच्चाई पता नहीं है, किसी के पास कोई डॉक्यूमेंटेड है कि ये करारदाद वहां से पास हुई है, किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट है, या सिर्फ एक आधे सच पे जो है या किसी किस्म की एक बयानिए पे काम हो रहा है। ठीक, ये उन्होंने कहा आधे सच के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल बहुत से सहाफ़ी ऐसे हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि बात दुरुस्त है। दूसरी जानिब मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि आज फिर मंगल का रोज़ है। शफी जान साहब को भी आपने देखा एक दफ़ा फिर वो वही मौजूद हैं जहाँ हर मंगल के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती है। आज भी उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब की हमशीराएँ मौजूद हैं, अगर हुकूमत ने मुलाकात करवानी है तो नौरीन न्याजी साहिबा की मुलाकात हो जानी चाहिए। जबकि हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि इसमें जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है वो ये कि पीर के रोज़ नौरीन न्याजी साहिबा को जो सुप्रिटेंडेंट जेल हैं उनको एक दरख्वास्त देनी चाहिए थी कि मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ और मेरा इरादा किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू का नहीं है। ना वो अंडरटेकिंग गई और ना आज मुलाकात हुई। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर अपनी क़यादत से पूछता है कि आगे करना क्या है, तो वो बार बार कहते हैं कि हम लाहे अमल देंगे और बहुत जल्द देंगे। ये तमाम मामलात अपनी जगह ही मौजूद रहते हैं लेकिन तब्दीली कुछ नहीं होती। अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाते हैं जी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर एजाज साना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, और जनाब सईद काजी साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। आपका भी बहुत शुक्रिया काजी साहब। मैं राना साहब आपसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, ये सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ सरफेस कर रही है और ये इधर उधर फिर रहा है कि तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने इस्तेहकाक, मरात और इख्तियारात के हवाले से कोई एक लेजिस्लेशन की है। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा, हम कोशिश करेंगे उनको प्रोग्राम में शामिल करें थोड़ी देर के लिए, लेकिन उनका तो बिल्कुल डिनाइल है। क्या इसकी कोई हमें इस बात का फुटप्रिंट मिलता है कि ये वाकई प्रेजेंट हुआ है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में? क्योंकि इसके अंदर जो मरात के हवाले से बातें की गई हैं, वो ब्लू पासपोर्ट के हवाले से, ऑफिशियल पासपोर्ट के हवाले से बातें की गई हैं फैमिलीज़ के लिए भी, वो उन पे ज़रूर सवाल उठता है। लेकिन क्या आपको इसका कोई कॉन्फर्मेशन है कि ऐसा कोई कानून साजी हुई है? क्योंकि रिपोर्टिंग तो ऐसा उसकी कोई नहीं, सोशल मीडिया पर ही चल रहा है। हमने भी यही देखा है, उस पर तनकीद भी देखी है, उसकी हिमायत में भी देखा है। तो यहाँ अरकान पार्लियामेंट को ब्लू पासपोर्ट तो मिलता है, फैमिली को भी मिलता है, लेकिन जो उसमें आया ना ताहयात वाला, वो एक ख़ास तौर पे, और पीटीआई के ऊपर तनकीद इसलिए कि ये लोग तो आए ही इन मराद के ख़िलाफ़ थे और अब ये उसको पे एंड प्रिविलेज, ज़ाहिर है ये कौमी असम्बली सेनेट में भी इसी नाम से आता है, लेकिन अब कोई इतनी हैरत अंगेज़ बात नहीं है। ये सब लोगों ने तनख्वाहें बढ़ा ली जब अपनी अपनी, तो उस पर भी किसी को इतराज़ नहीं हुआ।
स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को आप देख लें, 20 से 25 लाख रुपए की तनख्वाह उन्होंने कर ली। और ख्वाजा आसिफ ने कई ट्वीट भी किए। तो नतीजा क्या हुआ? ढाक के वही 3-5 अगलों ने पिछले साल जनवरी से लेकर और जून तक की इकट्ठी वो 25 लाख या 23 लाख जो भी तनख्वाह की, और उसमें तोजी दी गई कि जी ये तो चार्ज एक्सपेंडिचर है, अगर ये खुद बढ़ा लें इनकी कमेटियाँ आपस में बैठ के तो हम इनको 50 लाख से भी नहीं रोक सकते। अब यहाँ पे तो 70 लाख 80 लाख तनख्वाहें तो बैंकों के सरबराह आम लेते हैं, जो कारपोरेट इदारे हैं, जो मतलब रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। आपको पता है कि वो लोगों से पैसे लेते हैं, मराद अपनी वो बढ़ा लेते हैं, कोई क्लब की फीस दे लेता है उसमें, और कोई पूछने वाला नहीं है। तो फिर अरकान असम्बली ने भी सोचा होगा यार फिर हम क्यों इस बहती गंगा से हाथ ना धोएं। तो बस ठीक है, फिर जब पहले पार्लियामेंट में हुआ, फिर पंजाब असम्बली में हुआ, अब यहाँ पे हो गया, तनख्वाहें सब ने बढ़ाई। कहीं तो वो ठीक भी हैं चीज़ें कि आपकी पे जो दुनिया भर में होती है कि वो जब आप काम करते हैं तो आपको दफातर के लिए भी चाहिए होता है, सब कुछ होता है। बरतानिया में भी वो पैसे देते हैं, लेकिन बरतानिया में टैक्स भी पूरे देते हैं, फिर वो अरकान पार्लियामेंट अपना एहतसाब भी पूरा कराते हैं। यहाँ पे मराद के लिए बहरहाल सारे एक हो जाते हैं और इस्तेहकाक पे भी सब एक हो जाते हैं। बल्कि वो तो ये है कि हमारे ऊपर भी कदगन लगाने पे, साफियों पे भी नहीं चूकते कि किसी किस्म का कोई भी जो दबाव का हथकंडा होता है वो भी अब उसमें ये सारे एक हो जाते हैं अपने बेगाने, यानी अपने बेगानों से मुराद है हुकूमत और अपोजिशन। ठीक। अच्छा काजी साहब, अभी अलबत्ता कोई कॉन्फर्मेशन नहीं, इसकी तरदीद हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर इत्तलात हैं, सूबाई वज़ीर इत्तलात, वो तरदीद कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये जैसे कहते हैं ना मुसवदा मौजूद है। अब ये एक्चुअली इस पे वोटिंग हुई है नहीं हुई, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। कुछ सहाफ़ी ये क्लेम कर रहे हैं कि नहीं जी इसके ऊपर ऑलरेडी हुई है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं। जैसे मीडिया की हवाले से ये कदगन मैं कहूँ, या ये कि जी जो रिपोर्टिंग हो वो बड़ी फेयर रिपोर्टिंग हो और एक्यूरेट होनी चाहिए और एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, जो कि होना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ इसमें ज़रूर ऐसी हैं जिन पर सवाल उठ रहा है। आपको लगता है कि ये एक अटैम्प्ट हो सकती है कुछ दीगर मेंबरान सूबाई असम्बली की कि जी हमें भी इस तरह का इस्तेकाक मिले, हमें भी मराहत मिले, और अगर पास हो जाए बिल तो क्या ही बात है। देखिए मेरी भी इंफॉर्मेशन इतनी आमिर इलियास राना साहब की है क्योंकि सोशल मीडिया पे ये चीज़ हमने देखी है। लेकिन बाई एंड लार्ज अगर एक आप बात देखें तो बेसिकली तो देखें ना, अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो ये तो छोटी मोटी बातें हैं। ये जो यूएनडीपी की रिपोर्ट है जिसमें से 17 से 22 बिलियन डॉलर में हम इस इशराफिया को पाल रहे हैं, खुद ब खुद जिस तरह ये कहते हैं अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं। अरे भाई ये तो वो है जो सब सामने है, उसको छोड़ दें। 4.16% ऑफ दी जीडीपी सरकारी ठेकों में खा जाते हैं एज पर रिपोर्ट ऑफ IMF, जो कि हमारी डिमांड पे उन्होंने बनाई। इट कम्स टू अबाउट $16 बिलियन अ ईयर। इस $16 बिलियन को अगर 20-22 से आप जमा कर लें तो सारा वतन अजीज तो इनके लिए हम काम कर रहे हैं। देखे ना, ये छोटी मोटी, मुझे पता नहीं ये तकल्लुफात की क्या जरूरत है। अब आप पहले ये पता करें इनमें से जितने भी हमारे मौजूद हमारे मेहमान हैं, किस किस की हाउसिंग सोसाइटियां हैं, कौन कौन चला रहा है, सियालकोट में किसकी है, लाहौर में किसकी है, किस वजीर की कितनी है। तो भाई इनकी जो सियासत है वो तो इनकी कारोबार का एक बच बचाव का मामला होता है। ठीक है, इसमें और भी हम बातें बढ़ा सकते हैं, और भी बहुत इस पे बात हो सकती है। तो ये तो सिलसिला है, मगर बात ये है आप मिनिमम वेज कितनी देते हैं, क्या लिविंग वेज आप एक आदमी को दे रहे हैं, क्या इवन मैं 17 ग्रेड की बात करता हूँ, लाख सवा लाख में यार कोई इंसान अब यहाँ गुजारा कर सकता है, एक डिसेंट जिंदगी गुजार सकता है। तो ये बेसिकली शोज द अनरिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस दोज आर सपोज्ड टू रिप्रेजेंट अस। क्योंकि उनको पता है यार असी इधर ही आना है, दरवाजा पिछला खुला है तो अंदरों आ जाना है, तो फिर हमारे लिए कौन सोचेगा। तो ये इसलिए ये सारी जो आपको बुराइयां नजर आती हैं वो इसलिए कि आज की रूलिंग इशराफिया का अवाम से ना सिर्फ एतमाद उठ गया है, बल्कि उनका यकीन कामिल है कि हमने गैर अवामी रस्तों से एक इक़्तिदार के अवानों में पहुंचना है। तो जब हमें वो जवाबदेह ही नहीं है तो हमारा ख्याल कि यही तनख्वाह भी बढ़ा देंगे, साथ ही कोई यूनिवर्सिटियों के लाइसेंस ले लेगा, कोई हाउसिंग सोसाइटियां खोल लेगा, कोई कब्जे में चला जाएगा। तो ये एक उधम और लूट मची हुई है, और हालत ये है कि हम एक बनाना स्टेट में तब्दील होते जा रहे हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अब ये इसी डगर पे अगर पीटीआई भी चल पड़ी है तो सुभान अल्लाह, वेरी गुड, गो अहेड जी। अच्छा, एक और चीज़ मैं ज़रा इस हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगा।
ये राणा साहब आज हमारे मुल्क में आपको पता है सियासत के अंदर वो कुछ चीज़ें वहीं हैं, उसी का उधर ही खड़ी हैं उसी जगह, और उनमें कोई तब्दीली नहीं हो रही। अब दो चीज़ें हैं, एक तो ये सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ, ये जो अलमशहूर केस है 190 मिलियन पाउंड, क्योंकि आज खबरों का दिन है तो मैंने कहा आपके खबरों का ऊपर आप सबकी इन्फॉर्मेशन और तजिया लिया जाए। 190 मिलियन पाउंड केस है, अदालत ने आज अंडरटेकिंग ही ले ली है जो वकील हैं यानी लतीफ़ खोसा साहब से भी और सबसे, कि भाई आप आखिरी मौका है, अगर आपने इस पे दलाइल ना दिए सज़ा जो के ख़िलाफ़ अपीलें हैं तो फिर अगली दफ़ा नैब को सुनकर फैसला कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये ख्वाहिश अपनी जगह, या उनका जो अप्रीहेंशन है वो कहते हैं जी कि यहाँ से तो हमें इंसाफ मिलना नहीं है, ये मामला ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चला जाएगा, वहाँ से मोहर लग जाएगी तो हमारे लिए तो कोई रास्ता नहीं बचेगा, तो वो केस आर्ग्यू करने से कतरा रहे हैं। लेकिन अदालत ने आखिरी मौका दे दिया। क्या आपको लगता है कि इसके बाद भी मौके मिलेंगे, या आपको लगता है कि नहीं ये अब इस पर फैसला हो जाएगा? देखें, अब लतीफ़ खोसा साहब का जो आज रिटर्न फैसला है ना, क्योंकि अंडरटेकिंग तो गालिबन पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते ले ली गई थी, और उन्होंने कहा था जी कि हम, साथ ये भी कहा था कि हम मुलाकात कर लेंगे खान साहब से, लेकिन हम दलाइल शुरू कर देंगे। अब वो जब उन्होंने डेट दे दी है चीफ जस्टिस ने अपनी अदालत में, तो ये नज़र आ रहा है कि आप इसको इस तरह समझे जैसे नवाज शरीफ की अपील लगी, और नवाज शरीफ चूँकि पाकिस्तान से बाहर थे तो उनके वकीलों ने, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर का जो केस था इकट्ठा, तो उन्होंने कहा जी कि इसको हम हेल्ड इन अबेंस में एक किस्म का रख देते हैं कि जब नवाज शरीफ आएंगे तो तब उनका सुन लेंगे, हम इसका फैसला नहीं करते। और मरियम नवाज की हद तक उन्होंने सुन के उनको बरी कर दिया था, और कैप्टन सफदर को भी, आपको याद होगा। और फिर नवाज शरीफ जब आए उसके ऊपर दोनों गुफ्तगू मौजूद हैं, कैसे आए, मैं खुद दुबई मौजूद था, हम साथ आए थे वहाँ से, और फिर वो सारा केस चलता रहा। अब इमरान खान के वकीलों की और उनकी पार्टी की बदकिस्मती ये है कि इन्होंने एक ऐसा माहौल अपने लिए पैदा किया, क्योंकि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुखासमत में इमरान खान भी आए हुए हैं और उनकी पार्टी भी। ये कोई ऐसा सियासी फैसला नहीं कर सके कि ये इस फैसले को रुकवा सकते जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अब दिया है। जाहिर है कि जिस पेस पे ये चला है, पहले तो ये परसू करते रहे, और फिर इनके दलाइल ये थे सलमान अकरम राजा और वो सलमान सफदर साहब के, कि जी आप हमें पहले मुलाकात कराएं। अच्छा, जब मुलाकात 2 दफ़ा हुई कोर्ट के ऑर्डर पे, तो इस केस पे नहीं हुई, वो और वकालतनामे थे, तो सलमान सफदर साहब ने यही कहा जी कि मुझे तो जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेंगे मैं नहीं करूँगा। तो अब लतीफ़ खोसा साहब ने तो दलाइल का कह दिया था, और उन्होंने आज कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि बुशरा बीबी और इमरान खान की वकालतनामे लतीफ़ खोसा के मौजूद हैं, और अगर वो नहीं करेंगे तो बादिल नज़र में कानूनी लफ्ज़ आप अच्छा बेहतर समझते हैं, इन प्रिमा फ़शाए ये नज़र आ रहा है कि अगर ये सुन लिए, आपको पता है पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वो 6 जजों की वाली कहानी होती थी कि तुम केस लाओ और उससे पहले कि कोई सुने हम उसको उड़ा के रख देंगे, तो वो तो होता रहा कि जी हाई कोर्ट में, निचली कोर्ट में चूँकि 1 वे हुआ और उन्होंने बाइकआउट कर दिया, वकील चले गए या मुलजिम ने बयान देने से इनकार किया तो फैसला आ गया, और उसके बाद वो यहाँ से उड़ गया। अब वो कैफियत नीचे नहीं हुई तो वो ऊपर आ रही है, तो ये हतमी तो फैसला हो जाएगा ना। फिर अगर ये ऐसा हो जाता है, उसको आप अच्छा और बुरा तो कह सकते हैं, लेकिन अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन के अपना फैसला दे देती है तो इधर वो हतमी हो जाएगा, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाके उनके लिए मज़ीद कोई गुंजाइश निकालना थोड़ी और कम हो जाएगी। जो इस केस के ख़िलाफ़ हैं उनकी ये है कि जो ओपन एंड शट केस है, इसमें सीधी सी फेवर दी गई है और वो सज़ा बनती थी और उनको दे दी गई। अब इनके वकला का ख्याल ये था कि जी मैं तो 1.5 पेशी में इस केस को, सलमान सफदर साहब कह रहे थे कि मैं उड़ा दूंगा, सिर्फ सुनने दिया जाए, एक दफ़ा लगा दें अपील। अब जब अपील लगने का मौका आया तो वो कहते हैं मुझे इंस्ट्रक्शन लेनी है। अब मैं नहीं कह सकता इसके ऊपर, इसमें नज़र तो ये आ रहा है कि अगर ये दलाइल नहीं देंगे तो फिर हाई कोर्ट तो जारी है अपना फैसला करना। काजी साहब, आपके नज़दीक ऑब्वियसली क्योंकि अदालती मामला है, सेंसिटिविटी है, लेकिन अगर गुफ्तगू सुने आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या इमरान खान साहब की, हमशीरा की, वो उनको ये बड़ा प्रिडिक्टेबल लगता है कि ये जी सिक्का बंद आगे मामला चला जाएगा और ये तो फाइनलिटी इख्तियार कर जाएगा, यानी सबसे बड़ी अदालत से भी ये सज़ा, इस पर मोहर लग जाएगी और फिर इमरान खान अपनी सज़ा मुकम्मल होने तक बाहर नहीं आ पाएंगे। तो वो इस बात से खाइफ हैं, उनका जो एप्रीहेंशन है वो आपको लगता है कि दुरुस्त है? तो राय है, गलत सही पे तो मैं कोई मोर सब नहीं कर सकता। तो ये है कि जो डिसीजंस हैं वो कोई, जिस तरह हम कहते हैं ना फिलॉसफी या हिस्ट्री पढ़ते हुए कि इनटेंजिबल फैक्टर्स भी ऑपरेट करते हैं तारीख में, ह्यूमन एजेंट जो है उनकी क्या
हैसियत है या नहीं है। इसी तरीके से देखे ना, हमारी तारीख क्या है कि यहाँ पे जो बायोमेट्रिक्स होता है एयरपोर्ट पे हो जाता है, जमानत बाद में होती है डार साहब की, और वजारत का हलफ पहले हो जाता है। तो वी हैव अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सो टू से तारीख है। तो उनको भी ये अंदाजा है कि ये डिसीजन कैसे होने हैं, कहाँ से होने हैं, ये फैक्टर्स क्या हैं, और क्या फैक्टर्स सराउंडिंग द कोर्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट, और द प्रोसेस दैट इज टेकिंग प्लेस विद इन द कोर्ट दैट इज गोइंग टू डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ इमरान खान। तो इस बारे में मेरे ख्याल में इससे ज्यादा केयरफुली मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो जो इर्द गिर्द के सर्कमस्टांसेस है वो उन्हें ज्यादा वाइटल समझते हैं, और मुझे लगता है वो ज्यादा वाइटल हैं भी, इसलिए उन्हें नहीं लगता कि उन्हें, हाँ, जिस उनका इनकी अंडरस्टैंड, लेट्स बी मोर क्लियर ऑन दिस, मौजूदा पावर स्ट्रक्चर में उनको कोई उम्मीद नहीं है किसी चीज से। अब और ये जब देखे ना, पहला पावर स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो जनाब सजाएं जो हैं और जो मुकदमात थे नवाज शरीफ साहब और उनके गिर्द, गलत या सही, वो सारे के सारे टाइम फिश हो गए, देर में डिसअपीयर हो गए। तो इसी तरह यहाँ का भी मामला है। लिहाजा ये एक पंजाबी में से कहते हैं एक जकड़बंद में ये मुब्तला है पीटीआई और उसकी लीडरशिप। जब तक ये जकड़बंद मौजूद है, ये इससे उन्हें ना कोई उम्मीद है ना मेरे ख्याल में उन्हें रखनी चाहिए। लिहाजा अगर ये सर्कमस्टांसेस इर्द गिर्द के कहीं बदलेंगे तो शायद रास्ते निकलें जो फिलहाल फोर्सीएबल फ्यूचर में नजर नहीं आ रहे। जी अच्छा, एक ये राणा साहब एक और बात, वो ये भी मसला हर मंगल का रोज़ और हर दफ़ा यही होता है, आज भी वही है कि ऑफ़र, मुलाकात, सब कुछ। आज इमरान खान साहब की हमशीरा मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि ये जब हमें कहते हैं कि एक बहन से अगर मुलाकात हो जाए तो शुक्र करें, ये तो इमरान खान साहब के हुकूक की बात है, उनसे मुलाकात, उन तक रसाई, उनकी सेहत के मामलात। ये हुकूमत की तरफ से आपको लगता है कि एक कोई खाली इंप्रेशन क्रिएट किया गया था, या वाकई नौरीन न्याजी साहबा तो आज भी वहाँ गालिबन मौजूद होंगी, लेकिन मुलाकात की अब तक कोई खबर नहीं आई? तो इसकी वजह क्या है? अब तो वो वहाँ मौजूद हैं, करवा दें मुलाकात हुकूमत उनकी। नहीं, वो उनको जो मैसेज गया है वो बड़ा वाज़ेह है कि नौरीन साहिबा को पीर के दिन ये अंडरटेकिंग देनी थी एप्लीकेशन की सूरत में सुप्रिटेंडेंट जेल को कि मैं मिलना चाहती हूँ भाई से, मैं कोई सियासी बयानबाजी नहीं करूँगी और बाहर आके प्रेस टॉक नहीं करूँगी। अगर वो कल ये दरख्वास्त दे देती तो आज उनकी मुलाकात हो जानी थी। और ये मैसेज बैरिस्टर गौहर के ज़रिए उस फैमिली को जाता है, जैसे बुशरा बेगम की फैमिली को जाता है, उसी तरह यहाँ पे जा रहा है। अब ये फैसला उन्होंने करना है, जबकि जो जेल में साथी मौजूद हैं इनके कोट लखपत लाहौर में, कल उनका एक ख़त भी सामने आया था कि भाई इस ज़िद को छोड़ देंगे, पूरा ख़ानदान मिलेगा या कौन मिलेगा, आप में से जिसको मौका मिलता है। हमें खान साहब की सेहत के हवाले से तशवीश है और हमें पता चलना चाहिए। वैसे तो पता चलने का तो ये भी है कि जाहिर है कि बुशरा बीबी की फैमिली चाहे 3 हफ्ते बाद मिली थी और शायद आज भी, मैंने अब देख नहीं सका, आज उनकी मुलाकात होनी थी, तो वो आके कहीं ना कहीं से पार्टी को ये बात बता सकती हैं कि जाहिर है कि जब पिछले हफ्ते बुशरा बेगम की अपनी जो भाभी हैं और बेटी से मुलाकात हुई थी, तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई थी। तो आज अगर मुलाकात होती है तो एक इनडायरेक्टली तो ये बात आ सकती है ना कि बेगम बुशरा ने जब इमरान खान साहब से मुलाकात की तो उन्होंने उनकी सेहत का क्या बताया। तो इसके ऊपर तो कोई पाबंदी किसी अंडरटेकिंग की नहीं होगी ना कि वो अपनी पार्टी को, उनकी बहनों को, जो बेगम बुशरा की बेटी है और भाभी हैं, वो बता सकती हैं अगर आज मिलती है। मैं ये कह रहा हूँ कि 3 हफ्ते के गैप के बाद वो मिली थी पिछली दफ़ा, उसके बाद इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी, तो आज होती है तो वो बता सकती हैं। मौका तो पॉलिटिकल जमातों को लेना चाहिए, ये कोई मेहरबानी नहीं है, ये उनका हक है। अंडरटेकिंग दे के भी ये आज़म नज़ीर तारड़ ने एक दफ़ा खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सबको ये मार्का हक के बाद, जब हम कुछ जर्नलिस्ट मिले थे, शायद आप भी थे वहाँ, तो उन्होंने ये बताया था कि हम पे भी पाबंदियाँ लगी थी, हम कोट लखपत जेल में मिलते थे, हम सिर्फ केस के बारे में बात करते थे और सियासी गुफ्तगू और इसके फैसले जो हम ख्वाजा आसिफ को आके बता दिया करते थे कि जी बतौर वकील हमें ये इंस्ट्रक्शन दी है नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने, और इख्तियार उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी के सरबराह ख्वाजा आसिफ को दिया हुआ था। अब यहाँ पे उन्होंने अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है खुद महमूद खान अचकज़ई को, इख्तियार तहरीक का उनको दिया हुआ है, अब उनसे मुलाकातें नहीं हो रही। तो सियासी हिकमत अमली इस बात का तो तकादा करती है कि पीटीआई सियासी तौर पे गेम डाले, प्राइम मिनिस्टर को मजबूर कर दे कि जब वो ऑफ़र करते हैं तो ये बैठ जाएं जाके। भाई ये ट्रोलिंग किस चीज़ से डरते हैं? ये जाके कहें कि जी हाँ हम बैठने को, बात करने को तैयार हैं, लेकिन आप क्या बात करना चाहते हैं?
अल्टीमेटली अगले मरहले पे एक मीटिंग के बाद आप कहेंगे कि ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं सियासी सरगर्मियों के हवाले से, तो हमें इमरान खान से तो मिला है ना। जब आप पेश की शर्त नहीं रखेंगे और प्राइम मिनिस्टर से मिलने के बाद कहेंगे, तो आपके पास ना मिलने का भी जवाब होगा और प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा कि आप ऑफर किस चीज़ की कर रहे थे, कि अगर वो अपने लीडर से ही नहीं जाके मिल सकते और बात कर सकते कि जो आप मुल्क के मामलात, सियासी मामलात को ठीक करना चाहते हैं। और ये लोग भी जब जाएंगे तो जिम्मेदारी के साथ जाएंगे ना, कि फ़ौज के खिलाफ, फ़ौज के सरबराह के खिलाफ आके बयान खामखा नहीं घड़ेंगे। जो बयान 2 दिसंबर को डॉक्टर उज़्मा के हवाले से इमरान खान का सोशल मीडिया पे चला था, उसने टोटल बैन कराया ना। ये बात अब इनको भी तो समझ आ गई कि हम कुछ नहीं कर सकते, प्रेशर पॉलिटिकल नहीं डाल रहे लोग, इनके उसके अपीलें फैमिली कर करके थक गई है। वो चंद लोग आते हैं, फ़ोटो बनाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। अब वो भी कम हो गए हैं। अब जब 3 हफ्ते ये मुलाकात की ऑफ़र रही, तो पिछली दफ़ा जब 2 बजे से पहले पहुंचना था, तब ये 3:45 पहुंची, जब वहाँ काम ख़त्म हो गया था। हमने आज सुबह खुद खबर ये दी है कि इन्हें बताया गया था और बैरिस्टर गौहर ने बताया था कि आप पीर को दरख्वास्त दे दें तो मंगल को आप उनकी नौरीन साहिबा की मुलाकात हो जाएगी। तो वो ना इन्होंने अंडरटेकिंग दी, ज़ाहिर है वो अंडरटेकिंग एक एप्लीकेशन की सूरत में जानी थी ना, तो इसलिए मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, एक बात ये काजी साहब, ये ज़रा सुनिएगा। अब ये अलीमा खान साहिबा का मौक़िफ़ है और ये पहली दफ़ा नहीं है, वो लाहे अमल देंगे, हम ये करेंगे, लेकिन हुकूमत में हमेशा कहता हूँ हर गुजरते वक्त के साथ ये ख़ुद को बहुत ताकतवर महसूस करते हैं, लेकिन पता नहीं कौन सा लाहे अमल है जो आना। लेकिन वो क्या फरमा रही है, जरा सुनिए। हुक्मरान जमात आपा ये कह रही है कि तहरीक इंसाफ जो है सिर्फ सोशल मीडिया की जमात रह चुकी है, इस पे आप क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं, आपको देखें अभी नजर आ जाएगा। लाएअमल की बात की थी कि बहनों की तरफ से एक लाएअमल तय किया जाएगा, तो वो कब तक का आज आपको बताएंगे, आज बता देंगे। काजी साहब, ये पहला मौका नहीं है कि हम लाए अमल देंगे, अब 10,000 बंदे आ जाएं, अब इतने बंदे आ जाएं, अब ये कर लें वो कर लें। ये हुआ कुछ भी नहीं है आज तक, और इस हुकूमत को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अगर पिछले 2024 के बाद से देखें तो अब तक तो बिल्कुल हर चीज़ ही काम नहीं की तहरीक इंसाफ के लिए। देखिए, मैं पहले भी इस पे मेरी एक बड़ी हम्बल सी पोजीशन है, वो ये है कि देखें बड़ा डिस्कनेक्ट है। आप अगर देखें जितनी मूवमेंट सब अगर दुनिया भर में अगर देखें जो बन रही हैं, और बन रही हैं वो और बनती रहती है मूवमेंट, मगर बात ये है कि डिस्कनेक्ट बड़ा खौफनाक है। जो पीटीआई का प्रॉब्लम है कि उसका मसला यकीनन है कि उसके कारकुन अंदर हैं, और मोस्टली मुझे ये भी मैं बावर करता हूँ कि नाजायज तौर पर भी अंदर हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब आप लिंक करते हैं, अगर आप मूवमेंट्स की तारीख भी देखें, 60s मूवमेंट्स का दौर था, 60s 70s जो था, और उसके बाद एक लल आया है और अभी तक लल चल रहा है और लल टूट रहा है। अगर आज देखें ना, आज फ्रांस में लोग किस तरह निकले पड़े हैं सिर्फ एसीज के लिए। तो बात यह है कि जब तक आप इन तमाम सियासी मुतालबात को जोड़ते नहीं हैं आम आदमी की मसाइल के साथ, तो वो जोड़ने को तैयार हैं। जगह जगह पे आपको जो स्पोरेडिक मूवमेंट्स बनती नजर आ रही हैं, वो बार बार अभी देखे ना, बहुत से हमारे जो पिछले दिनों में बहुत से लोग इस्लामाबाद में आए जिनकी नौकरियां खत्म की इन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स में। इसके अलावा जो एफका आई, ये लोग आए। दीज आर द रियल पीपल। अगर 68 की आप मूवमेंट देखें, 5 नवंबर को जो चली थी और यूबी अमरीत को उखाड़ दिया था उसने, तो उसके नारे क्या थे? तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये मिडिल क्लास की नेशनलिस्ट लेवल पे एक मूवमेंट बन गई है, वेयर एज बेचैनी माशी है और नीचे है गुर्बत के मसाइल हैं, भूख के मसाइल हैं, प्रॉब्लम है, बिजली की कीमत है, अशियाई सर्फ और इन्फ्लेशन है। उसको अगर आप एजेंडे पे नहीं रखेंगे तो ये आप वो जमाना अब गुजर गया कि जी वो ठीक है, वो अब रिलेटिव जहाँ पे नहीं है एक अमन जिसे आप कहते हैं ना, माशी अमन खत्म हो गया है। तो मैशत को जब आप ऊपर लेके, और आम आदमी की मैशत को अगर आप ऊपर लेके नहीं आते तो फिर वो ब्रिज बन सकता है। लेकिन मैंने देखी है इनकी लीडरशिप, वो उनमें ये नहीं है अंडरस्टैंडिंग, वो करना नहीं चाहते, उनके मसाइल ये नहीं है। बहरहाल द एब्सेंस ऑफ एन अवामी एजेंडा इज द रियल हार्शिया और द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ टुडेज पीटीआई इन माय हम्बल ओपिनियन। राना साहब, एक और बात मैं देख रहा था कि अब जारी बात है आजकल बड़ा इन फोकस है एक मामला, कुछ ऑब्वियसली एक मुकदमा भी, एक इशू भी चल रहा है। आज मैं वज़ीर इत्तलात पंजाब का कॉलम देख रहा था, उन्होंने मरीम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से, अपनी वज़ीर आला के हवाले से एक कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने उनकी तर्ज़ हुक्मरानी के हवाले से कहा है कि ये उनकी पहचान बनी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए अगर देखा जाए तो वाहिद जो फेस है जिनको मियाँ नवाज शरीफ के बाद अगर पार्टी के लिए कोई जिसे कहते हैं सेलेबल फेस है, तो वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा का है। डू यू थिंक कि
3 साल के अरसे के अंदर डिलीवरी पंजाब के अंदर जो हो सकती थी वो दी गई है, और क्या वाकई टर्न अराउंड हुआ है? देखें, पंजाब के ऊपर तो मैं समझता हूं कि एक बेहतरीन काम हुआ है और तकरीबन हर शोबे में हुआ है। जो सईद काजी साहब कह रहे हैं ना, वो कभी कहते थे ना, जो मुस्लिम लीग नून खामोश बैठी थी जब शहबाज शरीफ साहब 2018 में वजारत आला ले सकते थे जी। तो वो खामोश हो गए, हमजा शहबाज भी खामोश हो गए और पीटीआई को आज़ाद अरकान बासानी मिल गए और उन्होंने PMLN ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस वक्त लड़ाई नहीं लड़ी और ना कोशिश की, तो वो आराम से हुकूमत बना गए और उन्होंने बुजदार लगा के अपना बेड़ा गर्क खुद ही कर लिया। तो अब मुकाबले में जब PMLN आई है तो आज की PTI मरकज़ हो या सूबे में, वो तो हुकूमत की सहूलतकार है। सच्ची बात यह है कि वो अवामी एजेंडे पे तो बिल्कुल नहीं है, बस एक नारा और बहाना बनाया हुआ है इमरान खान की रिहाई और उसके ऊपर, और उसके लिए भी वो यकसुई नहीं है, अपना टाइम गुजार रहे हैं। तो उसमें बेहतरीन काम मरीम नवाज़ के लिए ये हुआ है कि वो जो मंसूबे शुरू कर रही हैं उसको एग्जीक्यूट भी कर रही हैं, दिखा भी रही हैं। मैं तो नहीं समझता कि वो सिंध के और KP कोई मुकाबले में रख के कि जो टाइम दोनों के पास आया, मतलब उधर PTI के पास आया, उधर सिंध के पास आया। बहुत तनकीद होती है सिंध में कि वज़ीर आला कितने टाइम से बैठे हुए हैं लेकिन एक यूनिवर्सिटी रोड फंसी हुई है, उनके मुख्तलिफ मसाइल हैं, वो नहीं कर सके मीडिया कैंपेन के अलावा। बाकी आप बताएं अवाम की सतह पे, बहरहाल पंजाब में मैंने तो बहरहाल हर ज़िले में तब्दीली सेहत के हवाले से भी देखी है, सफाई के हवाले से भी देखी है, चीज़ों को चेंज होते हुए वो कर रही हैं। अब ये ट्रांसलेट इलेक्शन मुहिम में कैसी होगी और इलेक्शन कब होंगे, ये उस वक्त ही बात हो सकती है कि कौन मुकाबले में और कैसे होगा। इस वक्त तो वो काम ठीक कर रही हैं। ठीक है। अच्छा, ये काजी साहब, आप इससे एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे कि इन कंपैरिजन अगर जब हम देखते हैं बाकी सूबों के अंदर भी, तो वाकई आपको यहाँ सर्विस डिलीवरी नजर आती है पंजाब के अंदर? देखिए, इसमें एक बड़ी तकलीफ दे कंपैरिजन है कि तुसी बहुते भैड़े हो या असी बहुते भैड़े हैं। अच्छा, बात यह है कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स देख लेना। मैंने राणा सिकंदर साहब को अपने शो में तकलीफ दी थी, मैंने पूछा था, उन्होंने कहा जी साल 1.5 साल हो गया है, करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर बैठे हुए हैं। ठीक है। गरीब आदमी जो जिस स्कूल में से मैं मुफ्त पढ़ा था वहां 4,000 रुपए देने पड़ते हैं। तो बेसिकली मुस्लिम लीग नून में मियां नवाज शरीफ साहब हों या मरीम साहबा हों, ये एक इशराफिया दोस्त पार्टी है। बुनियादी तौर पर चारों हुकूमतें इंक्लूडिंग PTI की हुकूमत, ये इशराफिया दोस्त पॉलिसीज हैं। ये जमाना बदला है, 90s के बाद का जमाना, जो बाइपोलर वर्ल्ड से आया, तो ये अभी नहीं है। हाँ, ये बदल रहा है, ये टूट रहा है, ये दुनिया भर में टूट रहा है, हर जगह टूटेगा। और ये जो इशराफिया दोस्त सियासत है, ये हमें चटकती नजर आ रही है। ये आज की खबर है, 84 ट्रिलियन रुपए का ये कर्ज, 40 ट्रिलियन जो है इन्होंने ले लिए अपना इस 4 सालों में। या अभी जो डॉक्टर फरूख सलीम की रिपोर्ट आई है कि इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेशन ये 1.5 ट्रिलियन जो खींच के किधर ले गए यार, कहां गया? तो सड़क, कोई सड़क है आपकी सलामत? तो बेसिकली प्लीज बुराई से अपना मुकाबला ना करें। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ मैं जो एक और जारी बात है, हुकूमत है, उनका एजेंडा नंबर 1 इमरान खान साहब की रिहाई है। अभी कुछ दिन पहले शायद खटक साहब MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने जारी बात है KP में हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, उन्होंने क्या फरमाया, जरा सुन लीजिए। हुकूमत की जो कीमत है वो इमरान खान साहब के सामने जूते के बराबर भी नहीं है। इमरान खान साहब के नाम की हुकूमत है, इमरान खान साहब के ऊपर कुर्बान होती है 1000 दफा चाहे। हम हुकूमत करने नहीं आए थे, हम इस मुल्क को बदलने आए थे। हम इमरान खान साहब जेल में हो, हमारी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हो, तो ऐसे हुकूमत का हमने अचार डालना है जिससे इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को फायदा ना हो। बड़ी तहरीक होती है, जुलाई में पार्टी फैसला करती है और सब मुत्तफिक होते हैं, उसके बाद गवर्नर राज लगता है, इमरजेंसी लगती है, जो भी लगती है लगे, लेकिन आजादी और मौत के कंटेनर का आपको पता है कि उसके इसके ऊपर चढ़ के उसके बाद उतरने का कोई ऑप्शन नहीं है। ये राणा साहब, ये वो अभी भी उनको ये वो कहते हैं हमें इस हुकूमत का क्या फ़ायदा अगर खान साहब को बेनिफिट ना दिलवा सके और फिर वही कि हम कंटेनर पे चढ़ गए तो उतरेंगे नहीं। काजी साहब, हमने कहा पंजाब हुकूमत, उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ कंपटीशन इसमें है कि कौन ज़्यादा बुरा है और कौन कम बुरा है। काजी साहब की राय का मैं एहतराम करता हूँ, वो अपनी सोच के मालिक हैं, वो ट्रेड यूनियन ढूंढ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मैंने तो ये कहा कि अपोजिशन को प्रेशर डालना होता है
और गवर्नमेंट को प्रेशर में रख के फैसले करवाने होते हैं। अपोजिशन की गुफ्तगू आपने ताज़ा तरीन सुना दी कि उनकी नज़दीक जो उनके पास हुकूमत है उसकी भी क्या वैल्यू है और लोगों की भी क्या वैल्यू है। मैंने उसके तनाजुर में आपको मरियम नवाज़ की हुकूमत का जो आपने सवाल पूछा था कि उनकी वज़ीर इत्तलात ने मजमून लिखा, मैंने वो नहीं लिखा, लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि वो क्या क्या काम कर रही हैं, तो उस पर मैं कहता हूँ कि वो बाकी सूबों से बहुत अच्छी जा रही हैं। तो मैं तो उस पर कायम हूँ कि वो कर रही हैं काम, सेहत में भी चेंज किया है, तालीम में भी किया है। ये हम इस बहस में पड़े रहे कि जी कारपोरेट सेक्टर को दे दिया, पेफ को दे दिया, वो अब सिस्टम ने तो बदलना है। आप पुराने ज़माने में नहीं रह सकते, ट्रेड यूनियनों के साथ आप नहीं चल सकते। हाँ, ये काम अपोजिशन का होता है कि वो लोगों के जो रिस्पॉन्सेज हैं, जो इदारों में भलाई के काम है वो करें। लेकिन जब ये हुकूमत में थे तो इन्होंने कितने काम कर लिए थे उसके मुकाबले में। बहरहाल मैं तो उसको नंबर दूंगा, मरियम नवाज़ नई पॉलिसियाँ भी लेके आई, चला भी रही हैं और लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। अब उसके फ़ायदे कम ज़्यादा हैं तो वो तो ट्रांसलेट आपको इलेक्शन में मिलते हैं कि मुकाबले में कौन कैसे खड़ा होगा। मैं तो इस पर यही कह सकता हूँ, जो अब आपने मेरा ख्याल है शाहिद खटक की आवाज़ थी, मैं शाहिद खटक साहब देख रहा था, आपने आवाज़ सुनवाई है मुझे। हाँ, तो ये शाहिद खटक साहब जब से एमएनए बने, इसके अलावा इन्होंने कौन सी तकरीर की है? 2.25 साल से ज़्यादा हो गए हैं। कौन सी तहरीक ये चला के, मतलब ये गंडापुर साहब के भी तो साथ थे ना, ये सोहेल अफरीदी के भी साथ हैं। तो बस आप और हम सुनते रहेंगे, वो आज़ादी का कंटेनर जब चलेगा तो फिर हम देख लेंगे। अच्छा काजी साहब, सीधी सी बात है, ये हम परफॉर्मेंस की बात हो रही है ना, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अब अपने दावे या क्लेम करती है, लेकिन वहाँ जब भी पूछा गया है तो उनका वो कहते हैं नहीं, हमारा मैंडेट सबसे पहले ये है कि हमने इमरान खान साहब को रिहा करवाना है, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, इवन गवर्नेंस बाद में आती है, पहले चीज़ खान साहब की रिहाई है। ये प्रायोरिटी आपके नज़दीक एक हुकूमत की दुरुस्त है या पहली अकाउंटेबिलिटी है टुवर्ड्स द पीपल हु हैव इलेक्टेड देम? ये टेक्निकल गलती है। अगर इमरान खान को रिहा कराना उनकी प्रायोरिटी भी है तो उन्हें टेक्निकली ये नहीं कहना चाहिए। टेक्निकली उन्हें, मैंने जिस तरह शुरू में कहा कि उनको अवाम के हकूक लेके आना चाहिए और सिंबलाइज करना चाहिए कि जी अवाम के हकूक के जो सिंबल है वो इमरान खान है। जिस तरह हमने जुल्फकार अली भुट्टो को देखा और 7 साल उसने निकाल लिए, बाद में जब उन्होंने ही उन लोगों के साथ मारा पीटा तो फिर वही रद्द इनकलाब शुरू हुआ नवाज शरीफ का, जो ज़ियाउल हक के बूटों पर बैठ के आए थे और आज तक चल रहे हैं। ठीक, तो एक तो बात ये है। दूसरी बात मैं थोड़ी सी अर्ज कर दूं, भाई बात क्या है, हम आपसे कोई खैरात मांगते हैं? जो आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए हमसे पैसे लेते हैं, मोस्ट हाईली टैक्स्ड मैं कहूँ आर्टिकल 38 ABCD, वो मुझे बताएं, मुझे दे रहे हैं आप? क्या जब आईन पाकिस्तान कहता है कि इन्फर्मिटी में सईद काजी के पास रोटी नहीं है तो रियासत ख्याल रखे, आज जो मैं टैक्स दे रहा हूँ 27,000 रुपए का मैं बिल दे के आया हूँ, जो आपके किक बैकों के पैसे थे उनकी मैं किस्त दे के आया हूँ। 2 नंबर मुआहिदे आपने किए, आप कहते हैं बड़े आप अवाम दोस्त हैं। आपने LPG का मुआहिदा किया, इसलिए जो 15 मिलियन हमें हर महीने देना पड़ता है, खाकान अब्बासी वाज योर PM नॉट माइन। बात यह है कि हम अपना स्वेट एंड ब्लड आपको देते हैं, हमारे टैक्सेस से जो है तस्वीरें लगा देते हैं यार आप, हमारे पैसों से जो चीज गलत बनती है। आज मुझे बताएं, अगर क्यों IMF कहता है कि आप सरकारी ठेकों में आप जो है वो 4.16% ऑफ वो कौन खाता है इसका? मैं खाता हूं। ये आपको IMF ने कहा है, आपने जवाब दिया कि ये सरकारी प्रोक्योरमेंट के ठेकों में से कौन पैसे खा जाता है? तो भाई हमारी रकम से आप जो है कभी वो जहाज खरीद लेते हैं, कभी आप बाहर जाके वो फ्लैट खरीद लेते हैं और फिर हम पे एहसान अजीम करते हैं कि असी तो हड़ली बड़ा कुछ कर रहे हैं। तो हमें तो वैगन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप नहीं दे सके। एक जो नुमाइशी मंसूबे आपने बनाए दुनिया के महंगे तरीन, आज हर मोटरसाइकिल ने गंद डाला हुआ है यहाँ पे। क्यों? गरीब आदमी कहाँ जाए? 30,000 रुपए की मोटरसाइकिल लेता है, उसके पेट्रोल पर भी आप डाका मार रहे हैं। तो प्लीज ना करे, इतना जुल्म हम पे ना करे, और यदि कम अज कम ये बोलना ही बंद कर दें यार। जो आप हम पे जुल्म हम सह रहे हैं, हम सहते रहेंगे। अभी हमारे पास ताकत नहीं है आपके खिलाफ कोई बात करने की, मगर यार ये हमें जरूर बावर कराना है कि जो है आप बड़ा हमारे लिए बड़ा माशाल्लाह। कोई नहीं, आप पूछ लें, आपका टाइम है, शायद हमारा भी टाइम कभी आ जाए। ठीक हो गया। मैं शुक्रिया अदा करूंगा अफसाना साहब का और जनाब सईद काजी साहब का। प्रोग्राम आपने देखा जिसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।